बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। गत 4 सितंबर को हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने वाले पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों की घोषणा की थी, जिसका प्रभाव गांवों में सरपंचों, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच देखने को मिला। और साथ ही 15 से लेकर 19 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ पे ब्लॉक फरीदाबाद बनाया गया है, कितने गांव हैं और इसमें कितने अब तक फॉर्म चले गए हैं या कितने जमा हो चुके हैं, सर इसके बारे में थोड़ा सा। हमारा खंड फरीदाबाद की पंचायत समिति के लिए यहाँ पे 49 गांव हैं, जिसको कि समिति के 30 वार्डों में बांटा गया है। अभी तक कोई भी नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ है। लोग आ रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं और नॉमिनेशन फॉर्म्स हमसे लेके जा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अब तक कोई भी नामांकन पत्र जमा नहीं कराया गया। हमारे ARO साहब, तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, वो नामांकन पत्र रिसीव कर रहे हैं और RO समिति के लिए SDM साहब हैं। तो सर क्या केवल यहाँ पे ब्लॉक समिति के भरे जाएंगे? हाँ जी, ब्लॉक समिति के लिए नामांकन पत्र कार्यालय, खंड कार्यालय में जमा कराने होंगे, इसलिए यहाँ पे होंगे। जो भी जिला परिषद के लिए उम्मीदवार हैं जो अपने नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं, वो अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ADC साहब के कार्यालय में वहाँ जमा करा सकते हैं। और गांव के लिए जो चुनाव पंच और सरपंच के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए RO ARO को रेस्पेक्टिव गांव में सरकारी स्कूलों में भेज दिया गया है। वो गांव में उपलब्ध हैं, लोग उनसे फॉर्म लेके वहाँ फार्म जमा करा सकते हैं। सर ब्लॉक कितने बनाए हैं इसमें? 2 फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक फरीदाबाद और ब्लॉक बल्लभगढ़, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही खंड है, तो उन्हीं की दोनों समितियाँ बनाई गई हैं। तो कितने लोग यहाँ से आपके यहाँ से फॉर्म ले जा चुके हैं? 12-13 लोग अब तक लेके जा चुके हैं तहसीलदार साहब से। तो उसकी नॉमिनेशन भरने की टाइमिंग क्या है सर? रोज़ सुबह 15 तारीख से 19 तारीख तक सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक नॉमिनेशन करवा सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ सबमिट करा सकते हैं। 19 को 4 बजे के बाद कोई नॉमिनेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो 4 बजे तक जो भी हमारे कार्यालय में आते हैं उनका नॉमिनेशन पत्र लेंगे। इसमें आज जो 15 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है पंचायत इलेक्शंस की, इसमें सरपंच, पंच, पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर के नामांकन आज शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जिला परिषद मेंबर के नामांकन आज 31 फॉर्म जो है लोगों ने लिए, परंतु अभी नामांकन आज कोई भी दायर नहीं हुआ है और ये 19 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, डेली सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक। वो इस तरह है जी कि जो नामांकन की प्रक्रिया है, ये तो प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत स्तर पे जो स्कूल है उसमें RO रिटर्निंग ऑफिसर जो है नियुक्त किए गए हैं उपायुक्त महोदय द्वारा, और वो वहाँ पर बैठ रहे हैं। मतदान केंद्र हैं वो बाद में जो है एक बार ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसमें आएंगे, तो वो प्रत्येक गाँव में जो जैसे विधानसभा में मतदान केंद्र रहे हैं उसी तरह रहेगा। अभी केवल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 21 को स्क्रूटनी होगी और 24 को जो हम फाइनल कर देंगे। बल्लभगढ़ के गांव पृथला में सरपंच पद के उम्मीदवारों के नामांकन भरने के लिए सरकारी स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं, जो कि 15 से 19 सितंबर तक चलेंगी। सरपंच और ब्लॉक समिति पद के उम्मीदवार अपने अपने गांव में नामांकन भर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जी सर, आप कौन से गांव में जो
सर्वे के लिए आए हैं? बेवलपुर जी। अच्छा, कितने फार्म अभी तक जमा हो चुके हैं? 5 सरपंच के हैं जी और 3 पंच के। अच्छा, भरे कितने गए यहाँ पर? अभी एक भी फार्म वापस नहीं आया भर के। अच्छा, ये गए हैं, अभी ले गए हैं यहाँ से। कब तक की डेट यहाँ पर रखी गई है नामांकन? 15 से 19। अच्छा, नामांकन 19 तारीख तक भरे जाए। हाँ जी, अभी तक कोई ऐसा फार्म नहीं भरा है? हाँ, अभी भर के कोई फार्म नहीं आया है, ले गए हैं यहाँ से। बेवलपुर में कितनी वोट हैं? लगभग 1700 वोट। 1700 वोट। तो चुनाव के लिए कितने उम्मीदवार हैं जैसे कि जो खड़े हो रहे हैं? ये तो आइडिया नहीं है, परंतु जो हमसे फार्म ले गए हैं उससे आइडिया लग रहा है कि 5 तो सरपंच हैं फिलहाल अभी और 3 मेंबर के गए हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेवलपुर से। बेवलपुर। सर ये बताइए किस फार्म को लेकर के आप आए हैं और किस तरह का नामांकन भर रहे हैं? पंच का फार्म है ये और उसका फार्म भरना है। और किसी और ने किसने बंदे ने जो फार्म भर के भरा हो? और हमें नहीं पता। अच्छा, कितनी वोटिंग होंगी बेवलपुर में? ऐसी वोट हैं 17 से वोट है। पंच के लिए आप नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, हाँ। क्या उम्मीद जताते हैं इलेक्शन को लेकर के? देखो जी, उम्मीद तो जो कोई खड़ा हो सब यही चक्कर में रहते हैं। जीतने के क्या आसार है? क्या विजय रथ को आप हासिल कर पाएंगे? हाँ, चांस तो फुल है। विक्की जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ये बेवलपुर से। जो आज पंच और जिला पंचायत के जो फार्म भरे जा रहे हैं इसको लेकर के आप किस तरह से उम्मीद जताते हैं? किस तरह के उम्मीदवार को वोट करेंगे? मतलब गांव का किस उम्मीदवार की तरफ रोज ज्यादा है, जो जिस उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं गांव वाले? हमारे में सरपंच की छल्ली ज़्यादातर तो इतनी। तो कितने सरपंच आपके गांव में खड़े हो रहे हैं? 3 जी। कितनी वोटिंग होंगी यहाँ पर? यहाँ पर 1700 करीब रहेंगे। 1700। तो मतलब जो कितने सरपंच खड़े हो रहे हैं यहाँ पे? 5 है 3 5 5 सरपंच। और पंच कितने खड़े हो रहे हैं? जैसे मेंबर के लिए कितने? तो बाट गैल से मतलब पसंद 2 हों 4 हों, पता नहीं कितने खड़े हों। कम से कम 18। तो मतलब आपके गांव का जो मतलब कितनी वोट है? 1700 वोट है ना? 1700 वोटों में मतलब आपको मतलब किसकी तरफ ज्यादा रोष ज्यादा लग रहा है? कौन सरपंच ऐसा है जो कि सही से करता हो? फाइनल ना करना। अच्छा, क्या पूछता है? कहाँ पर है? लडोली। लड़ोली। तो अभी तक कितने फार्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं? सरपंच के लिए 6, पंच के लिए 1। फॉर्म ले लिए गए हैं लोगों द्वारा और अभी फिल करके कोई भी नहीं आया जी। पंचायत की सरकार ने जो घोषणा कही है वो क्या क्या डिमांड रखी जा रही है? यहाँ पे आपको सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना चाहिए, महिला और रिजर्वेशन कैटेगरी वाले 8वीं पास होना चाहिए और रिजर्वेशन में पंच के लिए 5वीं पास हो सकता है। 3 बैंकों से आपको क्लियरेंस लेनी होगी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको क्लियरेंस लेनी होगी और आपके घर में शौचालय होना चाहिए और आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस ना हो जी। और अगर किसी की पत्नी फार्म भरती है और उसके पति पर केस होता है तो क्या वो फार्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकती है पत्नी। अगर उसके ऊपर नहीं है तो? हाँ जी, अगर उसके ऊपर केस नहीं है भर सकती। तो किसी तरह का कोई लोन वोन? अगर पत्नी के ऊपर कोई लोन नहीं है तो वो फॉर्म भर सकती है। क्या ये सभी वर्गों के लिए है? सरपंच, पंच हाँ, बिल्कुल और जिला पार्षद? बिल्कुल सभी के लिए, चारों श्रेणियों के लिए है। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। लड़ौली में कितनी वोटें बताई जा रही है? लड़ौली में टोटल 1659 वोटें हैं कुल। हाँ जी, कुल टोटल। उम्मीदवार कितने खड़े हुए हैं? उम्मीदवारों के बारे में अभी हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ARO है। तो आज जो नामांकन भरे जा रहे हैं उसमें कितने फार्म में आप जा चुके हैं? कितने भरे जा चुके हैं? अभी तक सुबह से हमारे पास 10 बजे से लेकर 6 पंचों के सरपंचों के फॉर्म जा चुके हैं और 1 पंच के लिए आ चुका है। अच्छा, तो भरा अभी कोई नहीं है? अभी भर के कोई नहीं आया है। अभी लोग अपने इंस्ट्रक्शंस पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए इसमें, तो वो हम पूरी जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि इसमें ये चीज़ आपकी किस किस तरह की जानकारी दे रही है? जैसे 3 बैंकों के लिए सरकार ने दे रखा है, जैसे प्राथमिक सहकारी बैंक है, इस टाइप के 3 बैंकों से नो ड्यूज का। कौन से बैंक है? 3 बैंक दे रखे हैं सरकार ने। बैंक से प्राथमिक सहकारी बैंक है, जिला केंद्रीय सहकारी समिति बैंक है, इनसे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लाना है और बिजली विभाग से भी जो है इनको नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लाना है। घर पे इनके टॉयलेट होना जरूरी है, कोई इनके ऊपर क्रिमिनल केस ना हो, इस चीज़ का भी इनको ध्यान रखना है। ऐसा कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेगा, वो भी हमें चेक करना है पूरा। ये सारी रेस्ट्रिक्शन सरकार ने इस पर लगा रखी है। और ये पढ़ाई लिखाई को लेकर के? पढ़ाई लिखाई का जो सरपंच का है, जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास होना उसको जरूरी है और SC ST और महिला के लिए 8वीं पास का। ब्लॉक समिति और सरपंच और जिला पार्षद की बात करें तो उसमें क्या क्या शिक्षा मांगी जाती है? सबके लिए सेम ही रखा हुआ है। सेम। हाँ जी। लड़ौली में अभी तक कितनी वोट हैं? लड़ौली में हमारे पास जो है डाटा 1659 वोटों का है। सर अब क्या पोस्ट है? मेरी ARO। आज नामांकन भरने के लिए आज आप यहाँ जमा करवाने के लिए आए हैं,
तो किस तरह से आपको स्वयं चल रहा है यहाँ पर स्वभाव सही रहेगा। लोग बाग जो आ रहे हैं, गांव के लोग पूछने के लिए आ रहे हैं कि इसके लिए पंच के लिए, सरपंच के लिए क्या योग्यता है, क्या क्या हमें करना, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। आज तो उसी के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। और फॉर्म जमा करने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्म लेके ही गए हैं। कितने फॉर्म चले गए सर? फॉर्म लगभग 15-20 फॉर्म चले गए यहाँ से, पर जमा अभी एक भी नहीं हुआ है। सरपंचों के लिए कितने फॉर्म गए हैं और पंचों के लिए कितने? 6 फॉर्म गए हैं। और पंचों के लिए? पंचों के लिए आपके 10 फॉर्म गए। अच्छा, तो सरकार ने जो स्कीमें दी हैं वो क्या क्या स्कीम दी? सरकार ने ये बताया कि एक तो जो ये एजुकेशन वाला है कि क्राइटेरिया सरपंच के लिए 10वीं है और पंच के लिए 8वीं पास है। ये कौन सा गांव है? ये फतेहपुर बिल्लोस गांव है जी। यहाँ पे वोटें कितनी हैं? यहाँ पे वोटें लगभग 6000 के आसपास हैं। और वार्ड कितने हैं? वार्ड की संख्या 20 है जी यहाँ पे। मेरा नाम संतोष। कहाँ से हैं? फतेहपुर बिल्लोस। आज जो आप नामांकन भरने के लिए आए, तो क्या क्या व्यवस्था बताई जा रही है आपको? किस किस के बारे में बताया? ये पंच, सरपंच और ये मेंबर वगैरह के बारे में बताई जा रही है। शिक्षा को लेकर के भी कुछ बताया होगा या किसी लोन के बारे में? हाँ जी, सब कुछ बता रहे हैं। शौचालय वगैरह के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क वड़कों के लिए, गांव के विकास के लिए सब कुछ बताया जा रहा है। तो आप किस उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं मेमरी के उम्मीदवार। मेंबरी के? तो मेंबरी के उम्मीदवार के लिए आपके मतलब शिक्षा क्या मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है? योग्यता 8वीं पास। हाँ जी। पहले भी आपने कभी उम्मीदवार का चुनाव लड़ा? नहीं, पहली बार लड़ा? हाँ जी। तो आपके भरोसा होगा? हाँ जी, भरोसा है तभी तो आए। सुरेश जी, ये बताइए, आज नामांकन भरने के लिए आप आए, किस पद का नामांकन भरने के लिए? पंच का। पंच। तो क्या क्या शर्तें सर ने बताइए? आप सर ने बताया कि बैंक का कोई ऋण नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल या कोई क्रिमिनल केस ये नहीं होने चाहिए और 8वीं या 5वीं पास होने चाहिए। तो ये बताया, यही बताया सर। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? ठीक से। रीग में आप एक पंच का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जीत हासिल होगी? सर लड़ तो इसीलिए रहे हैं कि जीत के लिए। यहाँ पे कुल कितनी वोटें हैं? 2600 करीब है, 2500-2600। क्या पोस्ट आती हैं? हाँ। तो ये बताइए, जो आज नामांकन भरने की तिथि है वो कब से कब तक लागू होगी? 15 से 19 तक। तो यहाँ पर आपने कितने नामांकन फार्म भर चुके हैं? अभी तक हम एक को सरपंच के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और 2 पंच के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारे पास कोई अभी भर के नहीं आए। सरकार ने जो शर्तें लागू करी हैं वो क्या क्या शर्तें लागू करी है और किस उम्मीदवार को इस पद पर खड़े होने की सहमति? सरपंच के लिए अगर कोई जनरल कैटेगरी से मेन चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए मैट्रिक, अगर वोमेन चुनाव लड़ी है तो उसके लिए 8वीं पास अनिवार्य है। और अगर SC कैटेगरी से चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए 8वीं पास अनिवार्य है। SC कैटेगरी के अगर पंच के चुनाव के लिए कोई लेडीज़ चुनाव लड़ रही है तो उसके लिए 5वीं पास अनिवार्य है। और ये बैंक तो बैंक के लिए जैसे मान लो किसी सरकारी समिति से या कोऑपरेटिव बैंक से किसी ने लोन ले रखा हो तो वहाँ से नो ड्यू जमा इसके लिए ज़रूरी है। साथ में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से उसका नो ड्यू ज़रूरी है। जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे फॉर्म जमा करवाएगा और उसके साथ उसका मेडिकल का सर्टिफिकेट या 10th का एजुकेशन। ये कौन सा गाँव है? ये ढीक में अभी तक कितने ऐसे नामांकन हैं जिनको लेकर के संतुष्टि जताई जा रही है? अभी तक ऐसा कोई बात विवाद नहीं हुआ किसी के नाम बिल्कुल कूल है अभी तक। और जो ये लास्ट डेट है ये कब तक? लास्ट डेट किसकी? नामांकन की 19 है। नामांकन की जो ये फार्म खींचने की फार्म लेने की 19 है। 21 को स्क्रूटनी का है, 24 को इनको जो फाइनल है उसके चुनाव चिन्ह वितरित करने। चुनाव चिन्ह कब तक? 24 को देना। पूर्व महापौर अशोक अरोड़ा ने BVM खबर 24 आवर्स को दिए अपने संक्षिप्त साक्षात्कार में बताया कि शहर की अलग अलग सड़कों का निर्माण निगम अधिकारियों द्वारा जानबूझकर सौतेले व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि जहां पैचवर्क से काम चलता है वहां वो गलत जानकारी रखते हुए नए सिरे से सड़क का निर्माण कर देते हैं। ऐसा है, बारिशों के बाद हमेशा ही
रोड तो टूट जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो ये बात है कि जब भी रोड बनता है या पैच वर्क होता है, ना कोई जई होता है, ना कोई एसडी होता है, ना कोई एक्शन होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस नगर निगम का। लोड है बहुत ज़्यादा, जई एसडीओ एक्शन बहुत कम है। पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए। दूसरा, ये पैसा जो व्यर्थ जाता है वो इसलिए जाता है कि जैसे अभी आपने कहा कि रोडों में भेदभाव है, क्या ये वास्तव में अभी संडे की बात है कि एक रोड जो बीके से बीकानेर की तरफ आ रहा है, हार्डवेयर की तरफ जा रहा है, ये रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है और साफ़ सुथरा है और आप देख सकते हो और आप देख कर आए तभी तो मेरे पास आए हैं। तो ये रोड बिल्कुल ठीक ठाक था, इस रोड को दोबारा बनाया जा रहा था और आज से तकरीबन 4 - 4.5 महीने पहले इसकी एक टुकड़ा बना है जो इसके साथ लगता था, जो नया बनाया था, वो भी उस बारिश में ऐसे धुल गया जैसे कभी डला ही नहीं है। जहाँ पैच वर्क की आवश्यकता है उस तरफ ध्यान न देके ये जई एसडीओ और एक्शन और वहाँ बगैर देखे ठीक ठाक रोड को जो बनवाते हैं, ये बहुत भारी गलत है और पैसे का दुरुपयोग है। इसके लिए मैंने कमिश्नर जी से बात करी, उन्होंने स्वयं उसका मौका मुआयना करा होगा, तभी उस रोड को रोका गया और उसके बाद ये बस अड्डे से लेकर रामधर्म कांटे तक पैच वर्क करा गया है। 2-3 जगह पर और आर्य समाज रोड पे पैच वर्क करा गया है। तो कहने का भाव ये है कि पैच वर्क करें, देख कर करें कि कहाँ आवश्यकता है और कहाँ नहीं है। मेरे साथ देखा जाए, जैसे मेट्रो वाली रोड है, 5 नंबर दयानंद स्कूल कॉलेज वाली रोड है, वहाँ पर ऐसे ऐसे खड्डे हैं कि एक तो वाहनों की चाल बहुत धीमी हो जाती है और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि कोई रिक्शा वाला पलट जाता है, सवारी पलट जाती है, जिससे गंभीर चोटें भी आती हैं। तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ कि ये वीआईपी एरिया है इसी वजह से चमकाई गई है, ये बाकी का कुछ नहीं है? नहीं, एक ट्रैफिक का लोड भी होता है, लोड उधर भी बहुत ज़्यादा है, उनको वहाँ भी पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी पब्लिक का आवागमन ज़्यादा है, ट्रैफिक का आवागमन ज़्यादा है, वहाँ पर इस बात के ऊपर इन्होंने मद्देनज़र रखना है। होता है हकीकत, कई बार बाइक वाला आदमी गिर जाता है, रिक्शे से महिला बैठी होती है, तो वो महिला एक तरफ को बैठती है, बीचों बीच नहीं बैठती रिक्शे में, तो रिक्शा पलट जाता है। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर मौका मुआयना करके ये लोग पैच वर्क ठेकेदार के ऊपर न छोड़ के स्वयं देख के और वो मार्किंग करेंगे, तो एक तो पैसा कम लगेगा और दूसरा काम बिल्कुल ठीक होगा। यही मेरा कहना है। यातायात की बदहाली से परेशान लोगों के लिए एक सुखद समाचार। शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे अब जाम मुक्त होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना की मंजूरी मिल गई है। सब कुछ सही रहा तो नेशनल हाईवे पर रहने वाला ट्रैफिक बांट दिया जाएगा। आगरा नहर के साथ केंद्र सरकार ने नए एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी है, जिसकी मंजूरी केंद्र राज्य मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने दिलवाई है। ये अभी दिल्ली से आगरा जाने के लिए नेशनल हाईवे 6 लेन का निर्माण हो रहा है। बहुत सुंदर ये नेशनल हाईवे बनकर फरीदाबाद के लोगों के लिए एक तो बहुत बड़ा तोहफा होगा। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली से आगरा के लिए फरीदाबाद का एक चहुमुखी विकास हो, फरीदाबाद में लोग आएँ, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, उनके लिए हम एक और नया एक्सप्रेस वे जिस तरह नोएडा से परी चौक से लेके आगरा के लिए है, ऐसा ही इन दो फरीदाबाद और नोएडा के बीच से नहर के बीच में से एक आगरा के लिए एक और नया एक्सप्रेस वे बहुत ही जिसमें कोई ज़्यादा रुकावट नहीं होगी। आगरा 1-1.5 घंटे में पहुंचा जाएगा। केंद्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को मान लिया है और एक नया एक्सप्रेस वे आगरा के लिए हम फरीदाबाद से निकाल रहे हैं। कितने किलोमीटर की दूरी है और लगभग कितने की लागत आएगी? देखिए, इसमें लागत तो हजारों करोड़ों में आने वाली है, लेकिन इसकी दूरी भी मेरे हिसाब से 150-200 किलोमीटर की दूरी है और हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च केंद्र सरकार करेगा। सरकार ने इसको पास कर लिया और कब तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? हर काम की एक प्रक्रिया है। ये
ये प्रपोजल बनते हैं, प्रस्ताव बनते हैं, वो CEC में जाते हैं, वहाँ से अप्रूव होते हैं, फिर कैबिनेट में जाते हैं, उसमें समय लग रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार ने सैद्धांतिक रूप पर उसको मान लिया है कि दिल्ली से वाया फरीदाबाद एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। सिर्फ एक नहीं, इस सरकार में पूरे देश में विकास की धार बही है। जो काम विकास के रुक गए थे, चाहे वो KMP का हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, ये सारे काम जो कांग्रेस की राज में 2009 में कंप्लीट होने थे, 2015 तक वो सारे काम कांग्रेस के कारण सारे काम रुक गए। आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी के आने के बाद सारे कामों में तेजी आई है और इस देश में एक एक्सप्रेस हाईवे नहीं, 5 एक्सप्रेस हाईवे को अभी केंद्र की सरकार ने गडकरी जी ने मंजूरी दी है, उन पर काम शुरू हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि मेट्रो हम लेके आए, फरीदाबाद बहुत पुराना शहर है, ये नोएडा और गुड़गांव से भी कभी आगे होता था। लेकिन हमको दुख ये है, कांग्रेस के कारण जो मेट्रो फर्स्ट फेज में आनी चाहिए थी, गुड़गांव और नोएडा और गाजियाबाद के साथ आनी चाहिए थी, वो यहाँ थर्ड फेज में आई है। ये हमारे लिए सिर्फ कांग्रेस के कारण है, नहीं तो ये फर्स्ट फेज में गुड़गांव और गाजियाबाद और नोएडा के साथ आनी चाहिए थी। ये इसकी देरी का कारण कोई एकमात्र है तो वो कांग्रेस की सरकार है। बल्लभगढ़ के गांव सोतई का राजकीय उच्च विद्यालय रघुवीर नायक के नाम से जाना जाता है। यह सरकारी स्कूल है, किसी भी तरह की इसमें कोई सुविधा नज़र नहीं आती। स्कूल के अंदर बच्चों के लिए ना तो पंखों की सुविधा है और ना ही पीने के पानी के लिए कोई यहाँ प्रबंध है। साथ ही स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे यहाँ बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं PTI फिजिकल टीचर हूँ। अच्छा, कितने सालों से? 5 साल हो गए भाई। जो एक गेट पर जो गंदगी का पानी आ रहा है गांव का, तो इसको लेकर के सरपंच से कभी शिकायत करी हो? किस तरह से परेशानियाँ होती है आपको? यहाँ पर परेशानी, एक तो जितने भी क्लास के कमरों के बराबर में भैंस बांधते हैं, बच्चों को बदबू आती है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, दोनों कमरे डैमेज हो चुके हैं। कई बार लिखित में शिकायत दे दी, तो उसके बाद में भी नहीं मानता कोई यहाँ पे। कई तरीके से जैसे कि डेंगू की बीमारी चल रही है आज, बीमारी सब तो इस तरह से कभी कोई बच्चों पर प्रभाव पड़ा हो? बच्चे कई बीमार हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, कई बच्चों को मलेरिया हो चुका है और बीमारी तो यहाँ पानी की वजह से फैलती ही है। ये जो पानी की समस्या कब से चली आ रही है? पानी की समस्या को हो गए कम से कम 3-4 साल। तो इसकी शिकायत आपने पोखर का कभी पानी है, ओवरफ्लो होके आ रहा है बाहर से, और इसकी कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं हम, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच साहब क्या कहते हैं इसको लेकर? सरपंच साहब कह रहे हैं करवाएंगे, पर अभी तक। और आपने कहाँ इसमें लिखित में शिकायत की है? लिखित में BDO को दे रखी है हमने। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से तो कुछ भी नहीं आता। हम तो खैर देखो सरपंच से कह सकते हैं, और वहाँ से तो कोई शिकायत कर भी दी है हमने, वहाँ से तो कोई भी हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला हमारे। तो आप अब क्या चाहते हो इसके बारे में? ये चाहते हैं कि कम से कम ये पानी रुके और गंदगी, यहाँ पर गड्ढे में पानी भर रहा है, कोई बच्चा गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, और मलेरिया का देखो कितने मच्छर फैल रहे हैं यहाँ पे, मलेरिया होने का डर है। और डेंगू तो स्कूल के पास वाली दीवार से भैंसों का बांधना बताया जा रहा है, तो ये मतलब कब से भैंस यहाँ पे बांध रहे गाँव? भैंस तो मेरे को 5 साल हो गए, मैं जब से ही देख रहा हूँ और रुकते ही नहीं। आपने कभी उनसे इस बारे में कहा है कि यहाँ पे आप भैंस मत बांधो? कभी मना किया आपने? हर बार कहते हैं, हर बार लिखित में है, और फोटोग्राफी करके BDO को भी दे रखा है, कोई नहीं सुनता। बीच में हटा दिए थे, फिर दोबारा से बांध लिए, और हमारे 2 कमरे डैमेज हो चुके हैं इसी वजह से, यहाँ बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। तो जो डैमेज कमरे हुए हैं, इसके लिए आपने कहीं और शिकायत की है? अपने अब उसमें प्रशासन भी कह रखी है हमने, अब बच्चों को हम और अलग बैठा रहे हैं। तो प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी तक कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है? अभी तक कुछ नहीं। जी, ये कौन सा स्कूल है? ये JP गवर्नमेंट हाई स्कूल सोतई। इसमें क्या क्या समस्या है जो कि आप बताना चाहते हैं? विद्यालय में तो मुख्य समस्या तो सफाई के लिए व्यवस्था नहीं होना चाहिए, बात की कमी है, और इस कारण सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती। जो हम चाहते हैं वैसे हम प्रयास करते हैं कि विद्यालय को साफ सुथरा रखा जाए, पर फिर भी थोड़ी दिक्कत इसमें हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। ये जो सफाई कर्मचारी कब से नहीं है इस स्कूल में? पिछले 4-5 साल से नहीं है। तो इसके लिए आपने आगे कहीं किसी से शिकायत की है? विभाग को लिखते रहते हैं बीच बीच में। जब विभाग को आप लिखते हो इसके बारे में, तो विभाग से क्या आश्वासन मिलता है? वो कहते हैं कि व्यवस्था होगी, जल्दी होगी। और कोई ऐसी कमी जो आपके स्कूल में जो पूरी नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो ऐसी कोई नहीं है, पर हमारे 2 कमरे हैं जो डिमोलिश होने हैं हमारे। एक ऐसा सुना गया है कि इस स्कूल में पहले चपरा मतलब चौकीदार नहीं था,
जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी हुई है, तो क्या ये सही है? हाँ, एक बार हुई थी कंप्यूटर की चोरी, तो हमने सूचना दी थी, पुलिस में FIR दर्ज करवा दी थी। तो फिर मतलब इसमें सरकार ने आपको चौकीदार नहीं दिया था पहले? फिर पंचायत ने किया उसकी व्यवस्था, पंचायत की तरफ से है, पंचायत उसकी पेमेंट देती है, उस प्रकार जी हैं लगे हुए हैं। ऐसी कोई मतलब बिल्डिंग है इस स्कूल के अंदर जो कि जिसका काम नहीं हो रहा हो, अधूरा पड़ा हो? काम अधूरा पड़ा हो? ऐसी तो कोई नहीं है। जो हमारा SSA से RMSA से जितना पैसा आया था अब तक वो सारा लग चुका है, कोई पैसा बचता नहीं है। और 1-2 कमरे हैं जो हम डिमोलिश कराना चाह रहे हैं। एक कमरा हमने करवा भी दिया है डिमोलिश, उसमें स्टेज बना दिया है। और पिछले सरपंच साहब ने दिनेश जी ने भी आश्वासन दिया था। अब चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के शुरू हो गए, इसके बाद हम जो नया सरपंच आएगा उससे मिलके उनका सुधार करवाएंगे। जो स्कूल में इस तरीके से मौके पर पाए गए जो बच्चे ऐसे मतलब देखे जा रहे हैं, तो मतलब इस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ का स्टाफ कम हो, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? हाँ, प्राइमरी में ज़रूर आवश्यकता है टीचरों की, क्योंकि बच्चे की संख्या ज़्यादा है और केवल 3 गेस्ट टीचर हैं। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? बच्चे लगभग प्राइमरी में 222 बच्चे हैं। 122 बच्चे हैं और वैसे लगभग 350 बच्चे हैं पूरे स्कूल में। तो मतलब कितने अध्यापकों की आपके स्कूल को जरूरत है? हाई विंग में एक ड्राइंग टीचर की आवश्यकता है और प्राइमरी इसके बारे में आपने ऊपर कुछ लिखित में दे रखा है? हाँ, डिमांड कर रखी है। तो ये आपने लिखित में जो डिमांड की है वो कब की थी? डिमांड लगभग हो गए 3 महीने। 3 महीने से मतलब प्रशासन ने कुछ सुनाई नहीं थी? हाँ, ऊपर भेज दिया है उन्होंने डायरेक्टरेट को, वहाँ से आएगी जैसी भी सूचना है आगे। जी, सफाई को लेकर के राजकीय उच्च विद्यालय में किसी तरह की कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक तरफ मोदी जी ने कहा है कि सफाई अभियान चलाया गया है, तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रक्रिया है? हम और प्रयास करेंगे जी। हम अपने स्तर पर वैसे कोशिश करते हैं, काफ़ी सारा स्टाफ भी भाई बच्चे साफ़ सुथरे रहें और अच्छे रहें, डस्टबिन की व्यवस्था कर रखी है हमने हर कमरे में। और आगे भी हम और प्रयास करेंगे। जो आज थोड़ी बहुत कमी आपको दिखाई दे रही है वो आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी, गांव के जो सरपंच हैं उनका क्या नाम था? श्री दिनेश तेवतिया जी। उनको लेकर के आपने सफाई को लेकर के अभी शिकायत दर्ज कराई हो? शिकायत दर्ज किया आपने? सरपंच साहब से हम कई बार मिले हैं, उन्होंने एक चौकीदार की व्यवस्था कर रखी है। वो तो कहते हैं भाई इतना ही कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या करें आपके लिए। एक पार्ट टाइम स्वीपर है प्राइमरी में। जी, जो चोरी हुई है, अगर अगली बार कोई चोरी होती है तो उसका दोषी किसको ठहराया जाएगा? ना, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। चौकीदार रात को सोता है यहीं पे, ओम प्रकाश जी रात को यहीं सोते हैं। शोभा जी, कौन सा स्कूल है? GPS होता है। GPS होता है। ये आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए, लेकिन इंचार्जशिप में मुझे 2 साल हो गए। 2 साल। जब से आप 2 साल से आप यहाँ पर आइए, आपने सफाई के मतलब सफाई किस तरीके से सफाई होती है यहाँ पर देखिए? सफाई तो सर यहाँ पर एक पार्ट टाइम स्वीपर है मेरे पास, लेकिन कैंपस बड़ा है तो वो पूरा सफाई नहीं कर पाती है। इस वजह से मैंने बोला तो अपने बेसिस पे हम कई बार जैसे बुला के बाहर से कर्मचारी दिहाड़ी के ऊपर आते हैं, खुद से हम करवाते हैं। तो जो मतलब आपको पता है कि इसमें पार्ट टाइम जो है ये बड़ा कैंप है, इसमें सफाई नहीं हो पाती, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा अंकुश लग सकता है। तो आपने इसकी शिकायत आगे कहीं करने की कोशिश की है? हाँ जी, हमने तो अपने यहाँ हेडमास्टर जी को ही बोला है सफाई के लिए, तो उन्होंने हमें यही सजेशन दिया कि ये सफेदी अगर इतना जो हमारी पार्ट टाइम स्वीपर है नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ की जो कोई सूचना आपके गांव के जो सोते गांव के जो सरपंच हैं उनको आपने कभी देने की कोशिश की? आपके हेडमास्टर जी ने आपने? हाँ जी, सर ने दिया कई तो बार। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि देखो पहले तो ये हमारे यहाँ स्वीपर है, उनको ये बोल दिया था हम एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे, उसे एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे और वो यहाँ भी काम करेंगे। तो यहाँ इस स्कूल में कोई चपरासी की व्यवस्था है या नहीं? हाँ जी, चपरासी की व्यवस्था में सरपंच जी ने दी है। तो ये चपरासी की जो व्यवस्था है कब से मिली आपको? ये सर 2-3 साल हुए हैं अभी, जब एक बार कंप्यूटर गिर जाते हैं तो उसके बाद भी है। तो मतलब पहले चोरी हो चुकी थी जब तक यहाँ पे चपरासी नहीं, जब नहीं था। अब भी सरपंच जी नहीं दिया है, मैं ऊपर से सरकार की तरफ से कोई चपरासी तो नहीं। इस चपरासी की मतलब वैकेंसी जो खाली है उसके लिए आपने आगे की बताइए आपने किसी को? हाँ, हमारे हेड सर ने बताई है, आगे लिख के भी दे रहे हैं। आगे कोई आश्वासन आपको नहीं मिल रहा है? प्रशासन से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फरीदाबाद में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 2 दिनों में 2 नए मामले डेंगू के सामने आए हैं, जो कि कुल मिलाकर अभी तक डेंगू के 25 मरीजों की पुष्टि करता है, जिनमें से कुछ मरीजों का इलाज जारी है और कुछ मरीज ठीक होने के बाद अपने अपने घर चले गए हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू के कम मरीजों का दावा करने में अपनी पीठ थपथपा रहा है।
ठीक है डॉक्टर साहब, फरीदाबाद के अंदर डेंगू का कितने पेशेंट आ चुके हैं और डेंगू के बारे में अब तक स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है? बादशाह खान सरकारी हॉस्पिटल है, अब तक कितने मरीज आ चुके हैं डेंगू के? अब तक डेंगू की टोटल 25 कन्फर्म्ड मामले आए और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, हमारे यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड है अलग से और हमारे यहाँ प्लेटिलेट्स ट्रांसफ्यूजन की पूरी व्यवस्था है। ब्लड बैंक में सेपरेटर मशीन जहाँ से प्लेटिलेट्स जो है सेपरेट करने की और चढ़ाने की पूरी व्यवस्था है यहाँ और IDSP लैब भी है जहाँ इसकी टेस्टिंग होती है। तो अब तक क्या ये सभी जितने भी पेशेंट आए हैं डेंगू के, क्या सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं या प्राइवेट हॉस्पिटलों में? पूरे फरीदाबाद जिले का जो डाटा है, क्योंकि डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी आड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी वहाँ पे भी इसका मतलब लोगों को एक तरीके का डर है डेंगू का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं डर, तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा पैनिक ही ना हो। हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, प्लेटलेट्स हैं और पूरे शहर में करीब 40 टीमें लोगों को जागरूक करने के लिए हमने जो लगाई हैं पिछले 3 महीने से और ऐसी ज़्यादा कोई घबराने की मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी कोई परेशानी है नहीं। डॉक्टर साहब, दिल्ली के अंदर एक ताज़ा मामला सामने आया, एक बच्चे को डेंगू हो गया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में भी गया, बत्रा हॉस्पिटल में भी गया, उसके बाद उसको सही तरीके से इलाज न मिलने के कारण लेट हो गया, उसकी मौत हो गई, उसके माँ बाप ने भी आत्महत्या कर ली। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरीके के जो यहाँ फरीदाबाद के जो लोग हैं जो डेंगू से पीड़ित हैं, क्या उनको सारा जो प्लेटलेट्स है, ब्लड है, समय पर दवाइयाँ मिल रही हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए देखिए हॉस्पिटल में, जो है ऐसा कोई परेशानी की कोई बात नहीं, सब चीज़ें हैं जितने मैंने बताया पहले। जितने 25 पेशेंट बताए हैं कि 25 के 25 पेशेंट या सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं या प्राइवेट? नहीं, 25 के 25 सरकारी में नहीं है। यहाँ तो फिलहाल तो 2 या 3 मरीज एडमिट हैं, बाकी ये 25 तो अब तक के हैं। जब से ये शुरू हुआ है तो ज़्यादातर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और सस्पेक्टेड की अगर हम बात करें तो सस्पेक्टेड कितने पेशेंट रहे होंगे? सस्पेक्टेड तो जो वायरल फीवर के सैंपल्स आते हैं उनको जो भी वायरल फीवर के केसेस होते हैं उसको सस्पेक्ट करके सैंपल लेके भेज देते हैं यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले। तो वो तो करीब 255 के करीब अब तक सैंपल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन कन्फर्म सिर्फ 25 हुए। फरीदाबाद के अस्पतालों में एम्बुलेंस की सेवा को बंद करके सभी एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए ड्राइवरों का कहना है कि सरकार द्वारा एम्बुलेंस को लेकर बढ़ाए गए टैक्स से उनके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, जिससे उनके काम पर असर पड़ता है, जिसके विरोध में सभी एम्बुलेंस चालकों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। मंजुल जी, जो आपने आज ये हड़ताल की है, किस लिए हड़ताल की है और क्या चाहते हैं आप? ये हड़ताल जो हुई है, गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई है, ब्रेकडाउन पे खड़ी है सारी, जो काम नहीं कर रही हैं, वो टैक्स के एवज पर है। जो इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है एम्बुलेंस के ऊपर, किस तरह का? पैसेंजर टैक्स। डेड बॉडी वाली गाड़ियाँ अगर टैक्स पे करेंगी तो जो उनकी बॉडी है वो क्या पे करेंगे? कहाँ तक एम्बुलेंस वाले मरेंगे नीचे? किस प्रकार का टैक्स? ये है पैसेंजर टैक्स फिर स्टेट टैक्स। ये 2 टैक्स ही हमें, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये टैक्स खत्म होना चाहिए और टैक्स खत्म होने के बाद में हम जैसे पहले रनिंग में गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी चलती रहेगी। तो अब क्या चाहते हैं आप सरकार को? अगर सरकार अभी अब आपकी बातचीत नहीं सुनती तो कब तक आप रिक्वेस्ट चाहते हैं कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो टैक्स लगाया गया है पैसेंजरों पे और डेड बॉडी गाड़ियों पे और एम्बुलेंसों पे, ये टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आगे? भाई जी, आज तो गाड़ी स्ट्राइक पे है, हो सकता है आगे कभी ये स्ट्राइक ही रहे। कितने दिन तक चलने वाली है हड़ताल जो होगा? भाई जी, अभी तक तो अल्टीमेटम जो आया है वो 2 दिन का है और जो बाकी जब भी हमारे चेयरमैन साहब चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद में बताएंगे क्या हो सकता है, कब तक की हड़ताल रहेगी। कि ऐसा है कि जो पैसेंजर टैक्स लगाया जा रहा है, ये जो लागू था पहले, जैसे कि 2006 मॉडल गाड़ी है, उसको उस डेट से ही, उसको जब से रजिस्ट्रेशन है तब से ही वो दिया जा रहा है, जो कि पेनल्टी के साथ दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही लीगल है। अगर कोई भी टैक्स लागू दिया जाता है, उसको थोपा जाता है, ये तो अक्सर मेरे ख्याल से थोपा ही जा रहा है, क्योंकि जो पुराना टैक्स जो कि हमें इन्फॉर्म ही नहीं की, कोई सूचना ही नहीं थी, जब से 2006 मॉडल गाड़ी 8 साल 9 साल हो गए हैं, अब वो टैक्स भी पेनल्टी के साथ भरना पड़ रहा है, जो कि एम्बुलेंस वाले एक गरीब आदमी के लिए भरना काफ़ी ही बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पुराना 70-80 हज़ार रुपये टैक्स जो
भरना पड़ रहा है वो बेवजह नहीं भराना चाहिए। लेकिन अगर बात करें आज मरीजों की जो मरीजों को समस्याएं होंगी एम्बुलेंस बंद करने के लिए वो काफ़ी हद तक जो है दिक्कत दे सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें किसी भी मरीज से पूरी हमदर्दी है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, किसी को तबीयत ख़राब हो या ज़्यादा एडमिट करनी पड़े, ऐसी नौबत आए। हम भी मजबूर हैं, हमें हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है और इस वजह से हम ये सरकार को पहले भी हम निवेदन किया हुआ है कि आप इस चीज़ को क्लियरली एक बार सोचो। और कई बार हमने उनसे बोला है, रिक्वेस्ट की, पहले भी हमने हड़ताल की है, तो लेकिन उन्होंने कोई जवाब कार्रवाई करने की, मजबूरन हमें हड़ताल करना पड़ रहा है इस वजह से। तो हम भी मजबूर हैं, हम नहीं चाहते, हमारी हमदर्दी पूरी ही हर मरीज़ से ही है, हम उनकी मदद करते हैं, हमारी फैमिली की तरह ही है। ये थे फरीदाबाद बुलेटिन के समाचार। फिर मिलते हैं और बहुत सी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।